हेलो बच्चों, वेलकम फॉर टुडेज लेक्चर। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सॉल्यूशंस चैप्टर का ही लेक्चर नंबर 7। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। आज उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए सीखने जा रहे हैं टोनिसिटी। टोनिसिटी आपको पता ही है, कोई भी शब्द के एंड में इटी आ जाए उसका मतलब होता है एबिलिटी। टोनिसिटी शब्द का अर्थ होता है एबिलिटी टू हैव अ कंसंट्रेशन। टॉनिक शब्द का अर्थ है कंसंट्रेशन। आपने देखा होगा डॉक्टर लोग टॉनिक देते हैं। वो टॉनिक क्या होता है? अगर हम नॉर्मल खाना खा रहे हैं, कुछ बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते, एप्पल नहीं खाते, फ्रूट नहीं खाते, अलग अलग चीज़ें नहीं खाते हैं, और उस वजह से उनके बॉडी को न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, और वो ना हो इसलिए एक बॉटल में दवा दी जाती है जो एक ढक्कन की नहीं है। मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ दी जा रही है। जो आपको फ्रूट से, सब्जी से, खाने से मिलने वाला था, दूध से मिलने वाला था, वो सब आपने अगर नहीं लिया तो उसको बाहर से हाई कॉन्सेंट्रेशन में दिया जाएगा कमी को पूरा करने के लिए। कौन सी कमी? न्यूट्रिशन की कमी को। उसको टॉनिक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टोनिसिटी शब्द इतना डायरेक्टली उस टॉनिक से कनेक्ट नहीं करेंगे, पर टोनिसिटी का अर्थ है कॉन्सेंट्रेशन। अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ। डायलिसिस में भी यही होता है, और एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक बीकर ले लिया मैंने, उस बीकर में यहां पे मैंने भर दिया है प्योर वाटर। क्या भर दिया? प्योर वाटर। ठीक है, इसमें एक बलून जैसा चीज मैंने अटकाया, जो वो जो बलून है दैट इज मेड अप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या भरा है? इम्प्योरिटी वाला लिक्विड। इम्प्योरिटी वाला लिक्विड, समझ गए? इम्प्योरिटी वाला लिक्विड मतलब क्या? पानी जिसमें इम्प्योरिटीज है। मतलब इम्प्योरिटी यानी क्या? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, शायद आपको नहीं बताया तो सॉरी। इम्प्योरिटी मतलब जो उधर एक्सपेक्टेड नहीं है। पानी का बात कर रहे हो तो पानी में नमक एक्सपेक्टेड नहीं है, पानी में शक्कर एक्सपेक्टेड नहीं है, समझ गए? जो भी चीज पानी के अलावा है वो सब इम्प्योरिटी। ठीक है, अब होगा क्या जब आप इस बलून को इसमें अटका देते हो, यहाँ पे कहीं पे अटकाया हुआ है, ठीक है, स्टैंड की मदद से, और यहाँ पे प्योर वाटर है, यहाँ पे सॉल्वेंट 100% है, यहाँ पे सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट है। सोचो, सोल्यूट 10% है, सोल्यूट 10% है, और सॉल्वेंट क्या है? 90% है। ठीक है, सोल्यूट 10%, सॉल्वेंट 90%। ओके, ये बलून में भरा हुआ है। अब होगा क्या? अब हमने इसको लटका के रखा है, कौन कहां से कहां जाएगा? एक्चुअली क्या होना चाहिए? यहां से सोल्यूट बाहर जाना चाहिए। तो हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसा वाला लेके रखा है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी अलग अलग होता है। ऐसा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जो सिर्फ सॉल्वेंट को आर पार आने जाने देता है। ऐसा भी होता है जो सॉल्वेंट को आने जाने नहीं देता, सिर्फ सोल्यूट को आने जाने देता है। ऐसा भी होता है, डिपेंड करता है ना। दरवाजे पे जो वॉचमैन है, वो वॉचमैन को जो जॉब दिया रहेगा कि इसको आने देना और इसको नहीं आने देना, बात खत्म। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ? अगर समझो ओनली बॉयज स्कूल है और उसमें एक बच्ची आती है तो उसको आना अलाउड नहीं है, और ओनली गर्ल्स स्कूल है तो उसमें एक बच्चा आता है तो उसको आना अलाउड नहीं है, बात खत्म। कोएडेड स्कूल, कोएडेड मतलब जिसमें लड़के लड़की साथ में पढ़ते हैं, उसमें सबको आना अलाउड है। समझ में आ गया क्या बोलना चाहता हूँ? तो ये ऐसा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो सोल्यूट को आने जाने देता है पर सॉल्वेंट को आने जाने नहीं देता। सोल्यूट मतलब क्या? ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, इम्प्योरिटी वाला मैंने जो बोला, वो आने जाने देता है, उसको आने जाने देता है। तो क्या होगा? सोल्यूट पार्टिकल्स बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। पहले तो 0 था, बाद में बढ़ गया, और यहां से कम होते जाएगा। आ रही बात समझ में? पक्का? पक्का? अब आप बोलोगे सर ये एक क्यों छोड़ दिया आपने? लाइफ बॉय का या किसी डेटॉल वेटॉल का ऐड नहीं देखा क्या? 99.9% कीटाणुओं को मारे और एक को छोड़ देते हैं उधर, तो हम भी एक को छोड़ देंगे, शगुन है ये। समझ गए क्या बोलना चाहता हूँ? यहाँ पे इम्प्योरिटीज आ गई बाहर, अंदर बच गया प्योर लिक्विड। ये कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं?
ब्लड का डायलिसिस करते हैं। बॉडी के अंदर ना बच्चों खून रक्त 24 घंटे घूम रहा है, एक पूरा साइकिल बॉडी का मारने को, हार्ट से लेके हर ऑर्गन तक और हर ऑर्गन से लेके वापस हार्ट तक, उसको 3.5 मिनट का टाइम करीब करीब लगता है। हर एक के शरीर को थोड़ा बहुत 10 सेकेंड 20 सेकेंड इधर उधर लग सकता है, पर जनरली 3.5 मिनट लगता है, 3.5 मिनट्स, 3 मिनट्स एंड 30 सेकेंड या 20 सेकेंड, ठीक है। 24 घंटा ये चालू ही रहता है, इसीलिए हमको बार बार यूरिन जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ब्लड में जो जो इम्प्योरिटीज आएंगी वो किडनी से पास होके ब्लड प्यूरिफाई होके आगे चले जाएगा और वो इम्प्योरिटीज बाहर फेंकने के लिए तैयार हो जाएंगी, यूरिनरी ब्लैडर में भर जाएंगी वो इम्प्योरिटीज। उसमें क्या क्या होगा? पानी होगा, इम्प्योरिटीज होंगी जो ब्लड में है, इम्प्योरिटीज यानी डेड सेल्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ गलत खा लिया, और गलत क्या, जो भी खाया वो एक समय के बाद में बाहर फेंकना पड़ेगा, जो भी जूस पिया वो एक समय के बाद में जितना न्यूट्रिशन ले पाए ले लिया, बचा हुआ बाहर फेंकना पड़ेगा। जो भी लिक्विड आप खाते पीते हो, दूध हो, जूस हो, पानी हो, शरबत हो, कोको कोला हो, जो भी हो, वो सारा किडनी से पास होगा ही होगा, ठीक है, और ब्लड भी पास होगा। बात समझ में आ गई? बोलना क्या चाहता हूँ, ब्लड एक फिल्टर है बच्चों, किडनी यहाँ से एक फिल्टर है, ठीक है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, इस फिल्टर में से फिल्टर होके ब्लड आगे बढ़ गया, अंदर क्या बचा? इम्प्योरिटी। जैसे चाय छाने, चाय लिक्विड चाय नीचे आ गई, ऊपर क्या बचा? सॉलिड पाउडर। समझ गए? तो किडनी फिल्टर है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायलिसिस। अच्छा, किडनी से जो बाहर आता है यूरिन जो होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, पानी होता है बहुत सारा, इम्प्योरिटी होती है, और साथ में लीवर से बाइल सॉल्ट निकलता है, इसलिए हमारा यूरिन येलो कलर का होता है, बाइल सॉल्ट निकल रहा होता है। और हम रात भर सोए रहते हैं, रात भर यूरिन करने नहीं जाते, सुबह जब जाते हैं तो ज्यादा डार्क येलो कलर का होता है, क्योंकि लीवर 24 घंटा बाइल सॉल्ट बना रहा है, रात भर का बाइल सॉल्ट एक ही यूरिन फ्लो में बाहर निकलेगा, इसलिए डार्क येलो होता है। और अगर दिन में भी बहुत येलो यूरिन निकल रहा है तो आप 2 सॉल्यूशन कर सकते हो, पानी पीने का इंटेक बढ़ाइए तो यूरिन थोड़ा 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 क्लियर वाटर के जैसे निकलने लगेगा, क्लियर वाटर जैसा दिखने लगेगा। और दूसरा, फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो डॉक्टर के पास जाइए, ब्लड टेस्ट करवाइए, हो सकता है आपको हेपेटाइटिस हो गया हो, जॉन्डिस, ठीक है। आगे चलते हैं, उसमें बाइल सॉल्ट बहुत ज्यादा बनता है हेपेटाइटिस में, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और ये हो गए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, धीरे धीरे इंप्योरिटीज बाहर आ गई, अंदर बचा वाटर और एकदम थोड़ा सा इंप्योरिटी, 100% कभी भी नहीं होता बच्चों, पर थोड़ा सा बचा, ठीक है। ये प्रोसेस क्या है? वो किडनी जैसे ही तो हो रहा है, समझ गए? इम्प्योरिटीज बाहर फेंक दी जाती हैं और बचता है प्योर, या फिर हल्की फुल्की थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी भी बच जाती है। इस प्रोसेस को हम डायलिसिस बोलेंगे। अब एक बात सोच के देखना, सोल्यूट अंदर से बाहर क्यों गया? क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम था और अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था। सुनना क्या बोल रहा हूँ, वापस बना रहा हूँ यही चीज। ऐसा था, यहाँ ये बीकर था, यहाँ तक भरा हुआ था, ठीक है, ये यहाँ भरे हुए थे पार्टिकल्स, और यहाँ नहीं थे या फिर बहुत कम थे, ऐसा मानो, ठीक है, पक्का। इधर बहुत ज्यादा था इसलिए इधर बाहर निकला सोल्यूट। जहां कम है ना उसको बोलेंगे हाइपो। लो ब्लड प्रेशर होता है कभी कभी किसी को, थोड़ा वीकनेस फील होता है, चक्कर आता है, समझ गए, उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। टेंशन यानी प्रेशर, ब्लड प्रेशर, हाइपो यानी लेस, तो ये हो गया हाइपोटोनिक। टॉनिक या टॉनिसिटी मतलब क्या बोला मैंने? कॉन्सेंट्रेशन। तो अंदर वाला क्या है फिर, जहां पे बहुत सारा सोल्यूट भरा हुआ है, दैट इज हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, ठीक है। जहां ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है वो हाइपरटोनिक, जहां कम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है वो हाइपोटोनिक। थोड़े समय के बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ की सारी इम्प्योरिटीज या मैक्सिमम इम्प्योरिटी निकल निकल के बाहर आ जाएगी, ऐसा बन जाएगा। अब ये कौन है, अंदर वाला कौन है? वो बबल क्या है, बलून क्या है? हाइपोटोनिक है कि नहीं? कम हो गया ना कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ से ये हाइपर था, इम्प्योरिटीज बाहर आ गई, इट हैज नाउ बिकम हाइपोटोनिक। And the outer liquid, outer than the balloon, that liquid initially was having less concentration of solute, it was hypotonic, now it is having very high concentration of solute, मतलब अंदर का सारा बाहर आ गया, तो यहीं बढ़ेगा ना concentration उस बलून के बाहर, तो
तो ये हाइपर हो गया, मतलब हाइपर वाला हाइपो हो जाता है, हाइपो वाला हाइपर हो जाता है। ये कब तक चलेगा? जब तक कॉन्सेंट्रेशन दोनों का इक्वल नहीं हो जाता। समझ गए? अगर मैं यहाँ से पानी बार बार बाहर निकालते रहूं, यहाँ से पानी ऐड कर रहा हूं, यहाँ से वाटर इन, यहाँ से वाटर आउट, वाटर इन वाटर आउट, वाटर इन वाटर आउट, मतलब यहाँ से इस बलून में से निकलेंगी इम्प्योरिटीज, पर पानी भी तो नया आते जा रहा है बार 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 बार, तो पानी में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी बढ़ेगा क्या? थोड़ा बड़ा बाहर निकल लिया, थोड़ा बड़ा बाहर निकल लिया, थोड़ा बड़ा बाहर निकल लिया, मतलब यहाँ पे ये सॉल्यूशन हाइपरटोनिक नहीं होगा और ये धीरे धीरे कम हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, पर एक ऐसा टाइम आएगा जब अंदर की सारी इम्प्योरिटीज बाहर फेंक दी गई और बाहर का भी पानी रिप्लेस हो गया। कंटिन्यू चालू है ना, नया पानी आ रहा है, पुराना बाहर जा रहा है, मतलब सारी इम्प्योरिटीज पानी की भी बाहर भाग गई और इस बलून की भी बाहर भाग गई, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो क्या बोलेगा? आइसोटोनिक। दोनों 0-0 होगा तो भी आइसोटोनिक, दोनों 5-5 होगा तो भी आइसोटोनिक, 100-100 होगा तो भी आइसोटोनिक। आइसो शब्द का अर्थ है सेम, तो टोनिसिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, आइसोटोनिक एक टाइप का टोनिसिटी प्रकार है। आइसोटोनिक यानी दो सॉल्यूशंस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में हो और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली सेम हो तो बोलेगा आइसोटोनिक, और जब सेम होगा ना तो एक्सचेंज नहीं होगा आयंस का या इम्प्योरिटीज का, और अगर हुआ तो भी कैसे होगा? 2 तूने दिया 2 मैं दूंगा, 3 तूने दिया 3 मैं दूंगा, 10 तूने दिया 10 मैं दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ा ना यार। सोचो ना, इंडिया से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बहुत सारे लोग इंडिया से फॉरेन में जॉब करने जाते हैं, फॉरेन से बहुत कम लोग इंडिया में आते हैं। फॉरेन यानी इंडिया के बाहर का हर देश मतलब फॉरेन, ठीक है, आउटसाइडर। समझो ऐसा कभी हो गया, भगवान करे आपकी और मेरी मेहनत से हम इतने सक्सेसफुल देश बन पाए कि लोग इंडिया में आके जॉब कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो भी। हाँ, जैसे इंडियंस अमेरिका जाके बड़े खुश होते हैं कि यार मस्त लाइफ बना ली, ईरान जाके, ईरान नहीं, इराक जाके, दुबई जाके, जापान जाके, जर्मनी जाके बड़े खुश होते हैं कि अरे मस्त पैसा कमा रहे हैं। ऐसा आगे जाके अगर आपकी मेरी मेहनत से हो पाया तो मजा आ जाएगा। सोचो ऐसा सिचुएशन है, हर साल 1 करोड़ लोग इंडिया से बाहर नौकरी करने जाते हैं और हर साल 1 करोड़ लोग बाहर के देशों से इंडिया में नौकरी करने आते हैं। लोक संख्या में कोई फर्क पड़ेगा? पॉपुलेशन में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? 1 करोड़ गए 1 करोड़ आए, इसको बोलते हैं आइसोटोनिक। अगर इंडिया से 1 करोड़ जा रहे हैं और बाहर से या तो कोई नहीं आ रहा है या 2 लाख आ रहे हैं, तो इंडिया से 1 करोड़ जा रहे हैं क्योंकि इंडिया का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। 1 करोड़ जा रहे हैं 2 लाख आ रहे हैं, मतलब 98 लाख जा रहे हैं, यही मान लो, बराबर है। 1 करोड़ गए 2 लाख आए, मतलब 98 लाख जा रहे हैं, तो इंडिया हाइपरटोनिक है और दुनिया हाइपोटोनिक। अगर इंडिया से 1 करोड़ जा रहे हैं और 10 करोड़ लोग इधर नौकरी को आ रहे हैं, मतलब दुनिया हाइपरटोनिक हो गई है। 10 करोड़ आ रहे हैं मतलब दुनिया का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और यहाँ से 1 ही करोड़ जा रहा है मतलब इंडिया हाइपोटोनिक हो गया। मतलब हाइपो, हाइपर, आइसो, ये एक्चुअल में कोई टर्म्स नहीं है, अकेले के लिए नहीं है, जब कंपेयर करोगे तब है। समझे क्या बोला? फर्स्ट रैंक क्या होता है? किसी से कंपेयर करोगे तभी तो फर्स्ट रैंक ना। आपको भले ही 40% आए या 99% आए, अकेले की बात करोगे तो फर्स्ट सेकंड नहीं होगा, किसी से कंपेयर करोगे तो होगा। वैसे ही अकेले की बात करोगे तो आइसो, हाइपर, हाइपो नहीं होगा। कंपेयर करोगे तो आइसो होगा जब दोनों इक्वल होगा, हाइपर होगा जब आपका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और बाहर वाले का कम, और हाइपो तब होगा जब आपका कम और बाहर वाले का ज्यादा। समझ गए? आगे चलते हैं, ये करते हैं रब, इसको खींच लो स्क्रीनशॉट या फिर ये लिख लो, जैसा आपकी मर्जी, जैसे आपको कंफर्ट लगे। और हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस, टोनिसिटी, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, ठीक है। बहुत सारा टॉनिक लेने के बाद आगे चलते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, डिस्कवर किया होता है कोई चीज़ किसी और ने, और नाम अपना चिपका के बेच देते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपने 11th स्टैंडर्ड में बॉयल्स लॉ सीखा था। बॉयल्स लॉ याद आ रहा है? क्या था बॉयल्स लॉ? प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, बराबर है। प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। उसके बाद में आपने सीखा था चार्ल्स लॉ,
या गेलुजैक्स लॉ पहले, आपको याद भी होगा, मैंने एक छोटा सा स्टोरी टाइप बताया था आपको। बॉयल्स लॉ, गेलुजैक्स लॉ, क्या था गेलुजैक्स लॉ? क्या था गेलुजैक्स लॉ? प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, ठीक है। इसके बाद में आपने सीखा था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या था? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद में आपने सीखा था आइडियल गैस लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। आइडियल गैस इक्वेशन क्या था? प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। और एक लॉ सीखा था एवोगैड्रोस लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। और एक लॉ सीखा था डाल्टन्स लॉ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। पर ये मेन 4 लॉज थे। अब वेंट हॉफ नाम के एक साइंटिस्ट आए, बड़े महात्मा थे। वेंट हॉफ, वेंट ऑफ नहीं, वेंट ऑफ का मतलब होता है मर जाना। वेंट हॉफ, वेंट हॉफ ने क्या किया पता है? बोला बॉयल्स लॉ ना हमारे सॉल्यूशन वाले कंसेप्ट में नहीं बैठता है। ये सारे लॉ किसके लिए? गैस लॉज बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? गैस लॉज। क्यों गैस लॉज बोलते हैं? क्योंकि ये गैस के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। प्रेशर ऑफ अ गैस है ना, देखो वाक्यों में बोल रहे हैं ना, प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस, सब गैस के लिए। वेंट हॉफ बोलता है हम सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं और सॉल्यूशंस में ये सारे लॉज एप्लीकेबल नहीं है। तो क्या एप्लीकेबल है? भाई ने मस्त काम किया, बनाया किसी और ने, लेबल अपने नाम का चिपका के बेच दिया। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है बॉयल्स लॉ। इन्होंने क्या बोला? वेंट हॉफ जी ने बोला P is the pressure of gas, but in the solution we cannot compare P, we cannot check P, there is nothing called as P, pressure of gas, so there is something called as pi. What is pi? Osmotic pressure. What is P? Pressure of gas या gas pressure. What is pi? Osmotic pressure. और सेम लॉ को इधर छाप दिया, बोला pi is inversely proportional to volume. समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? P is inversely proportional to volume था ना, pressure of gas is inversely proportional to the volume of the gas. In the same way, Van 't Hoff said for a solution, osmotic pressure of the solution is inversely proportional to its volume. P के बदले पाई लिख दिया, बाकी कुछ नया नहीं किया। और इसको नाम क्या दिया भाई ने? बोला बॉयल की भी इज्जत रखूंगा, वैन ट हॉफ बॉयल्स लॉ। पहला नाम लिखा खुद का, क्या नाम लिखा? वैन ट हॉफ डैश बॉयल्स लॉ। जैसे दो साइंटिस्ट मिलकर लॉ बनाते तो दोनों का नाम आता है। जैसे हमने आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में सीखा है ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी या फिर लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी, वो दो साइंटिस्ट थे। यहाँ पे लॉ है बॉयल्स का, सिर्फ पी के बदले पाई डाल दिया और नाम अपना डाल दिया। क्या बोला? वैन ट हॉफ, वो भी पहला लिखा अपना नाम। अरे भाई कॉपी किया, थोड़ी सी तो इज्जत देता दिया, पर बेइज्जती के जैसा दिया। कैसा? पहला खुद का नाम, बाद में बॉयल्स का। वैन ट हॉफ बॉयल्स लॉ, गेलुजैक्स लॉ। जहां जहां पी होगा वहां वहां एडिटिंग होगी, मतलब ये लॉ में एडिटिंग नहीं होगी। ये लॉ को वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ प्रेशर है ही नहीं, तो रिप्लेस किसको करेगा? यहाँ पे क्या कर दिया? क्या कर दिया? वेंट ऑफ गेलुजैक्स लॉ, और फॉर्मूला क्या बनाया? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। वाह रे वाह महात्मा। और आइडियल गैस इक्वेशन को इसने कर दिया सॉल्यूशन का इक्वेशन। आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन नहीं बोला, सॉल्यूशन का इक्वेशन। और नाम क्या कर दिया? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के बदले फॉर्मूला क्या कर दिया? पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी। बहुत यार आना लगता है, बहुत होशियार आदमी था रे। लिख लो बॉयल्स लॉ, गेलुजैक्स लॉ, चार्ल्स लॉ। हाँ, इसीलिए चार्ल्स की आत्मा बड़ी खुश हुई होगी, मोगैम्बो खुश हुआ। क्या बोला रहेगा? करके बता मेरे लॉ को चेंज। नहीं नाम दे सकता उसको, है ना। चार्ल्स लॉ में पी है ही नहीं, तो रिप्लेस किसको करेगा पगला? लिख लो और फिर आगे चलते हैं, थोड़ा और डिटेल में इनको देखेंगे। समझ गए? अच्छा, ये जो मैं पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूं वो थोड़ा ज़्यादा पॉइंट्स बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में इतने नहीं दिए हुए हैं,
टेक्स्ट बुक में सिर्फ इसके बारे में बात किया, पर इन पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, रब कर दूं, आगे बढ़ते हैं। इनको थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे। किनको? ये भाई ने गैस लॉ का जो नया वर्जन प्रस्तुत किया ना, उसको नाम क्या है इसका पहले वाले का? वेंट हॉफ बॉयल्स लॉ। क्या नाम है? वेंट हॉफ बॉयल्स लॉ। वेंट हॉफ बॉयल्स लॉ। जो भी चीज मैं बोलता हूँ ना, टेक्स्ट बुक में नहीं है पर बाहर का बता रहा हूँ, उसका मतलब समझ जाइए। बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बाय चांस, और एंट्रेंस के लिए कंपलसरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अलग बता रहा हूँ। ठीक है, वेंट हॉफ बॉयल्स लॉ क्या है? फॉर्मूला पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, बराबर है। इसको अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो क्या आएगा? पाई इज इक्वल टू के अपॉन वी, बराबर है। दो केसेस के लिए लोगे तो क्या होगा? पाई वन, अच्छा वी को उधर भेज दो, एक सेकेंड, एक स्टेप लिख ही लेते हैं ना। पाई वी इज इक्वल टू के, व्हाट इज के? एनी कांस्टेंट, रैंडम कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी। ये वी को उधर भेज दिए, पाई वन वी वन इज इक्वल टू के, एंड फॉर केस टू पाई टू वी टू इज इक्वल टू के। देयरफॉर दोनों का RHS सेम होने की वजह से क्या बोल सकते हैं? पाई वन वी वन इज इक्वल टू पाई टू वी टू। आपको याद आ रहा है इसको देख के? बॉयल्स लॉ का भी फाइनली फॉर्मूला ये बना था ना, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। और उस टाइम मैंने आपको बोला था, जब दो लोग एक दूसरे को क्या हो रहे हैं? इनटू। जब दो लोग एक दूसरे को क्या हो रहे हैं? इनटू, तो इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट विश्वास कर लो। पाई वन वी वन इंटू हो रहे हैं, एक दूसरे को मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इंटू क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आई से इंटू आई से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दो लोग एक दूसरे को डिवाइड होंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। क्या आएगा नेक्स्ट? वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ, नहीं चार्ल्स नहीं आएगा ना, चार्ल्स तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। तो इधर आएगा वेंट ऑफ, क्या इतना बड़ा बड़ा नाम रखते हैं, वेंट ऑफ गेलोजैक्स लॉ। ठीक है, गेलोजैक का लॉ क्या था बच्चों? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो उसके बदले ये भाई ने क्या कर दिया? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अभी दोनों में प्रोपोर्शन क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो एक दूसरे को क्या होंगे? D से डायरेक्ट, D से डिवाइड। तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, पाई वन अपॉन T1 इज इक्वल टू पाई टू अपॉन T2। बात समझ में आ गई? लिख लो, लिख लो बोलता हूँ तो पॉज किया करो और फिर लिख लिया करो, हाँ। नहीं तो पता चला लिख लो बोलूँगा, लिखोगे नहीं, या वीडियो आगे जाते रहेगा, फिर बोलोगे सर रुकते ही नहीं आप। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी क्या देखेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस शब्द नहीं आएगा इधर, वेंट ऑफ आइडियल इक्वेशन। आइडियल सॉल्यूशन भी नहीं आएगा, वो अलग बात है, वो अलग चीज है। आगे चलते हैं। PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो यहाँ पे ये साहब क्या लिखेंगे? पाई V इज इक्वल टू NRT। इतना चोरी करना तो सीख ही गए थे ना वेंट ऑफ की, जहाँ जहाँ P है वहाँ कैसे भी घुसेड़ दो पाई को। V को उधर ले लो, क्या मिलेगा? पाई इज इक्वल टू NRT अपॉन V भी लिख सकते हो और N अपॉन V इंटू RT भी लिख सकते हो, बात एक ही है। ये N अपॉन V जो है ना, N अपॉन V, ये देख के आपको कुछ याद आ रहा है क्या? N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, V मतलब वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम किसको बोलते हैं? मतलब इससे क्या मिलता है? मोलैरिटी। बात समझिए, मोलैरिटी। और मोलैरिटी के बदले आप कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हो, पाई इज इक्वल टू CRT भी लिख सकते हो। C फॉर कॉन्सेंट्रेशन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, चेक्ड इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। ठीक है, आगे चले। इसके हिसाब से फॉर्मूला बताओ क्या आएगा? पाई वन इज इक्वल टू M1R/T1, और दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा? पाई टू इज इक्वल टू M2R/T2। अगर टेम्परेचर दोनों अलग अलग है और कॉन्सेंट्रेशन अलग है, कॉन्सेंट्रेशन तो अलग होगा तभी तो ऑस्मोटिक प्रेशर अलग होगा ना, है ना। तो मोलैरिटी तो अलग होगी।
टेम्परेचर सेम है या अलग है वो आपको देखना पड़ेगा। इनको कंपेयर करोगे क्या आएगा, π1/π2। कंपेयर का मतलब है डिवाइड करोगे, तो ऐसा बोलना था मैं, m1/T1/m2/T2। ठीक है, R कैंसिल हो जाएगा, बस π1/π2 इज m1T1/m2T2। अगर टेम्परेचर सेम होते तो T1 T2 कैंसिल हो जाता, सेम नहीं है तो ऐसे रह जाएगा। ये एक फॉर्मूला मिला। अगर आपको ऐसा लगता है कि 1 वाले सारे टर्म्स एक साइड चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो, π1/m1T1 इज इक्वल टू π2/m2T2। बात समझ गए? ये भी लिख लीजिए सारी चीज़ें। यहाँ हमारा वेंट हॉफ का बाकी लोगों का चुराया हुआ सारा लॉस कवर हो गया बच्चों। ठीक है, तो आज का भी लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम लोग सीखेंगे वेंट हॉफ फैक्टर। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेक्चर मिस मत कीजिएगा। और जो लेक्चर आप एक बार देख लेते हो, देखते टाइम पे कुछ लिखना नहीं, या अगर आप बीच में टाइम लेके लिख रहे हो तो कोई इशू नहीं। हर वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, एक बार फुल फ्लेज फोकस के साथ, दूसरे बार 1.25 टाइम्स स्पीड के साथ देखेंगे तो भी चलेगा, 1.5 टाइम्स देखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम पूरा समझ चुका है, सेकेंड टाइम रिवाइज कर लो, बात खत्म करो। और हर एग्जाम के पहले बीच बीच में जो आपको कंसेप्ट में डाउट आए, लेक्चर नंबर देखो, ढूंढो और देख लो। ठीक है, जय हिंद, बाय।